अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपका खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन का इंट्रोडक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन का इंट्रोडक्शन आपके पास है। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड विग इन 1869। 1869 में दो साइंटिस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? नंबर 1 का नाम है गोल्डबर्ग और दूसरे का जो नाम है वो है विग। और इन दो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया। किस चीज के बारे में दिया वो आगे हमने डिस्कस करना है। वो स्टेटमेंट था क्या उसको भी हमने आगे डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन सन कौन सा है? 1869 में। उसके बाद आपके पास स्टेटमेंट क्या था, उसने क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of active masses of concentration of reactant। फॉर एग्जाम्पल रेट का मतलब क्या होता है? इससे पहले लेक्चर जो था वहां पे भी मैंने बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब होता है स्पीड। रिएक्शन का जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वेश्चन करें कि सर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाइए, तो आपके पास सिंपल एग्जाम्पल है। यहां पे सपोज किया ये आपके पास रिएक्टेंट है, ठीक है। ये यहां पे ये मैंने सपोज किया ये आपके पास क्या रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे किसमें? प्रोडक्ट में। यहां पे एक दूसरा इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन, और यहां पे भी रिएक्टेंट चेंज हो रहे किस चीज में? प्रोडक्ट में। कन्वर्ट हो रहे किस चीज में? प्रोडक्ट में। अब आपको नजर आ रहा है कि रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो कहां पर ज्यादा है, तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि यहां पे रिएक्टेंट का मिकदार ज्यादा है और यहां पे रिएक्टेंट का मिकदार जो है, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो कम है। यहां पे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के साथ। मतलब यह है कि यहां पे अगर रिएक्टेंट का मिकदार कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या होगा? फॉर एग्जांपल स्लो होगा। फॉर एग्जांपल स्लो होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट का जो मिकदार है वो ज्यादा है। जब मिकदार ज्यादा है तो यहां पे रिएक्शन का जो स्पीड है वो क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों फास्ट होगा? क्योंकि रिएक्टेंट का जो मिकदार है, जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम में ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। उम्मीद है इसका जो स्टेटमेंट है वो समझ में आया होगा। लेकिन आपके जहन में एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो हमें ये तो बता दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन यहां पे एक दूसरा वर्ड है, ये एक्टिव मास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मास? यहां पे ये जो एक्टिव मास जो टॉपिक है या यहां पे जो ये जो वर्ड्स आया है ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। और साथ ही आगे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, ये जो बन रहा है ये प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को यहां पे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस वर्ड्स का मैं बात कर रहा हूं, ये ठीक है। तो यहां पे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि यहां पे इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट बन रहा है रिएक्टेंट से, वही प्रोडक्ट है या ये कौन सा प्रोडक्ट है? तो सिंपल एग्जांपल यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका जो स्टेटमेंट था सिंपल मैंने बता दिया, लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि एक्टिव मास में आपको मसला होगा। यहां पे प्रोडक्ट भी लिखा हुआ है, इसमें भी आपको मसला होगा। स्टूडेंट के जहन में यहां पर क्वेश्चन होते हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि एक्टिव मास क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास क्या होते हैं। सबसे पहले एक्टिव मास मैं आपको समझाऊंगा कि एक्टिव मास है क्या चीज। आपके पास ये आपके पास रिएक्टेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और ये बड़े स्फीयर जो मैंने बनाए ये रिएक्टेंट है, और छोटे स्फीयर जो मैंने बनाए ये भी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये बड़े स्फीयर भी आपके पास, आपको जो ये सर्कल नजर आ रहे हैं ये भी आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, और स्मॉल स्फीयर जो आपको नजर आ रहे हैं वो भी आपके पास रिएक्टेंट है। ये जब आपस में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के नतीजे में यहां पे ये प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हुए, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या चीज बना है, एक बड़ा स्फीयर आ गया और ये दो स्फीयर, एक इस साइड पे लगा एक इस साइड पे लगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं समझाने की हद तक बात कर रहा हूं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। तो यहां पे मैंने क्या कहा कि एक स्फीयर के साथ दो स्मॉल स्फीयर कंबाइन हुए, ये प्रोडक्ट बना, आपके पास प्रोडक्ट ये बना हुआ है, ठीक है। अब एक्टिव मास का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, जिस रिएक्टेंट ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है, उन रिएक्टेंट के जो मासेस है उन मासेस को क्या कह सकते हो, एक्टिव मासेस। फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि एक स्फीयर ये है, इस स्फीयर ने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया और इसके साथ दो छोटे स्फीयर है, ये इनका जो मास है, फॉर एग्जांपल इन्होंने केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिया है जिनकी वजह से यहां पे प्रोडक्ट बना है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, एक्टिव मास। इसको मैं क्या कह सकता हूं बेटा, एक्टिव मास। एक्टिव मास में स्टूडेंट को मसला होता है, ठीक है। तो यह आपके पास क्या है, ये केमिकल रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट ने जो हिस्सा लिया है उसको आप क्या कह सकते हो, एक्टिव मास। बोर्ड पर जगह नहीं है, आप इसका डिफिनेशन अपने फॉर एग्जांपल कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, मैं बता देता हूं। यानी इसका मतलब ये, इसका डिफिनेशन क्या है, सिंपल डिफिनेशन है, दोज मास ऑफ अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का वो मास, दोज मास ऑफ अ रिएक्टेंट which take part in a chemical reaction, वो मास रिएक्टेंट का जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते, उस मास को क्या कहते हैं, एक्टिव मास। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दोज मास ऑफ अ रिएक्टेंट which take part in a chemical reaction is called active mass. एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो यूनिट है, कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, मैं यूनिट भी बता देता हूं, मोल पर डीएम क्यूब, ये यूनिट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो या एक्टिव मास, ये इसका यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब। किसका यूनिट है, एक्टिव मास का भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी या कंसंट्रेशन ऑफ सी या कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। उम्मीद है कि आपको एक्टिव मास से जो लिखा हुआ है ये समझ में आया हो। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन करें कि अगर ये स्फीयर भी मिला वो स्फीयर, तो मैं सिंपल ये मैंने सिर्फ आपको ये जो डायग्राम बनाया है ताकि आपको क्लियर रहे, आपका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आए कि यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। एक्टिव मास के बारे में उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट में, फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट है कितने, 1 2 3, कितने रिएक्टेंट, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ये आपके पास रिएक्टेंट है, इसका आपने प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये ए और बी, कंसंट्रेशन ए एंड बी, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का सिंबल क्या होता है वो आपको भी पता है, ये भी लगा सकते हो या कुछ भी नहीं लगाया तो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहां पे कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर सी या डी या एफ यहां पे रिएक्टेंट होता तो वो भी साथ हम लिखते,
ठीक है। एक्टिव मासेस यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये रहा आपके पास, ये मल्टीप्लाई है। उम्मीद है कि प्रोडक्ट का जो वर्ड है वो भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट उम्मीद है क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं मैथमेटिकली प्रूव इसका क्या है। For example, suppose we have reaction A and B which are combined to form product C and D. यहां पे सपोज किया कि हमने दो रिएक्टेंट लिए A एंड B, कंबाइन करने के बाद C और D बना। C और D आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो लेक्चर था वहां पे भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बिल्कुल इजी एग्जांपल था कि आपने फॉर एग्जांपल चीनी लिया, शुगर प्लस वाटर। शुगर प्लस वाटर ये रिएक्टेंट है, कंबाइन होने के नतीजे में क्या बना था? शरबत। शरबत इज अ प्रोडक्ट। शरबत आपके पास क्या है? वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहां पे ए और बी कंबाइन हुए, ये रिएक्टेंट है, कंबाइन होने के नतीजे में सी और डी बना। फॉर एग्जांपल, ये सी डी आपके पास क्या है? प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड बी, ए और बी के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आप क्वेश्चन करें कि फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी मैंने डिस्कस किया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने लेक्चर को सीरीज से देखना है। लेक्चर 1 2 3 4, यहां पे मैं लेक्चर बार बार मेंशन क्यों करता हूं? अपने लेक्चर में मैं बार बार अपना जो लेक्चर है मैं उसमें रिपीट करता हूं कि लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5, क्योंकि ताकि स्टूडेंट के लिए इजी रहे। तो आप सीरीज वाइज लेक्चर को वॉच करना है, फिर आपको समझ में भी आएगा, आपके लिए इजी भी होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड बी। आर एफ का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट का मतलब भी मैंने बताया था, रेट का मतलब होता है स्पीड। फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड बी। अगर ए और बी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड भी ज्यादा। ठीक है, आर एफ इक्वल टू कैफ। कैफ हमने क्यों लगाया है? कांस्टेंट है, इसलिए लगाया क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है। एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। उसके बाद आपके पास है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एंड डी। रिवर्स रिएक्शन यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे, ये इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, लेकिन वहां से प्रोडक्ट दोबारा रिकंबाइन होते हैं। रिकंबाइन होने के नतीजे में वो रिएक्टेंट में चेंज होते हैं। तो चेंज होने के नतीजे में इसको आप क्या कह सकते हो? रिवर्स रिएक्शन। यहां पे रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एंड डी। आर और स्मॉल आर मैंने लिखा, इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एंड डी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर। के कांस्टेंट है, आर का मतलब होता है रिवर्स रिएक्शन, सी और डी। ये आपके पास प्रोडक्ट है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होगा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंबाइन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है, इतना प्रोडक्ट रिकंबाइन होगा, चेंज होगा किसमें? रिएक्टेंट में। ठीक है, आर एफ इक्वल टू आर आर। आर आर का मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आर एफ की जगह मैंने ये इक्वेशन लिखा, ये रहा आपके पास कैफ ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू के आर, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। उसके बाद ये आपके पास के आर इस साइड, यहां पे मल्टीप्लाई था, इस साइड पे क्या हुआ? डिवाइड। इस साइड पे क्या हुआ? डिवाइड। फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रहा है, यहां पे क्या हुआ है? डिवाइड। और एंड बी यहां पे मल्टीप्लाई था, उस साइड पे डिवाइड। ठीक है, तो के और के एफ अपॉन के आर इक्वल टू के सी। के एफ अपॉन के आर इक्वल टू के सी। ये के एफ और के आर इक्वल है के सी की। ठीक है, और के सी इक्वल टू सी डी है ना, सेम टू सेम वही है, ए और बी। ये आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकली प्रूव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज भी यहां से आया था, इसे आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। फॉर एग्जांपल के सी इक्वल टू पी अपॉन आर। पी अपॉन आर का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट का अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाए तो केसी का वैल्यू क्या होगा?
इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है के सी रिलेट विद पी एंड आर, के सी का क्या रिलेशन है पी और आर के साथ? पी का मतलब प्रोडक्ट, आर का मतलब रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बढ़ाने से केसी का वैल्यू भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट बढ़ाने से केसी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनवर्सली है। आर बढ़ाने से केसी कम, आर कम करने से केसी ज्यादा, पी बढ़ाने से केसी बढ़ेगा और पी कम करने से केसी का वैल्यू भी कम होगा। यहां से एमसीक्यूज आ सकता है कि किस चीज को बढ़ाने से केसी का वैल्यू बढ़ेगा, तो आपने सिंपल बताना है प्रोडक्ट बढ़ाने से केसी का वैल्यू बढ़ेगा। किस चीज को कम करने से केसी का वैल्यू कम होगा? प्रोडक्ट। किस चीज को बढ़ाने से केसी का वैल्यू लार्ज होगा, ज्यादा होगा? तो आपने वहां पे सिंपल आपके पास क्या है? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट बढ़ाने से केसी का वैल्यू कम होगा, रिएक्टेंट कम करने से, सॉरी, रिएक्टेंट बढ़ाने से केसी का वैल्यू बिल्कुल कम होगा, लेकिन रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको कम करने से केसी का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से एमसीक्यूज भी आ सकते। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।